डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की जो हमारी आज थर्ड सीरीज है, इसके अंदर हम बात करेंगे न्यूक्लियर साइज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर चार्ज। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, इन 2 टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। आइए आज का जो पहला टॉपिक है न्यूक्लियर साइज, इसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यूक्लियर साइज है नाभिक का जो आकार है। यदि हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करते हैं और वहीं से जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज की नाभिकीय गुणों की बात होती है, उसका बेस हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ही लेकर के चलते हैं। तो इसमें परमाणु के जो 2 भाग माने गए थे, न्यूक्लियस और उसकी बाहरी कक्षा। न्यूक्लियस जिसके अंदर परमाणु का समस्त धनावेश केंद्रित होता है और इसके साथ साथ परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी इसी न्यूक्लियस के अंदर केंद्रित माना जाता है। जैसा कि जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं, उसके अनुसार परमाणु का आकार जो है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होगा, जबकि जो न्यूक्लियस का आकार है 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का होता है। आइए नाभिक के आकार जो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का जो प्राप्त हुआ है, ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में आपने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाए गए थे, उनमें से बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड बैक हो गए थे, यानी कि 180 डिग्री पर उनकी स्कैटरिंग हुई थी। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास में ये एक न्यूक्लियस है, अज्यूम करते हैं ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। कोई अल्फा पार्टिकल जो कि 180 डिग्री पर स्कैटर्ड बैक हो रहा है, तो वो यहाँ तक जाएगा और जाकर के वापस से क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग इसकी वापस से बैक हो जाएगा। तो इस अल्फा पार्टिकल और से इस न्यूक्लियस तक की जो तय की गई दूरी है, यानी कि यहाँ यदि हम सेंटर से इसको देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये नाभिक की रेडियस को डिफाइन करेगी। जब अल्फा पार्टिकल बहुत अधिक दूरी पर होता है तो उस समय उसके अंदर उसकी अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आता जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल और नाभिक का जो धनावेश है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। जब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट पर जब वह वापिस स्कैटर्ड बैक होता है, यानी 180 डिग्री पर उसकी स्कैटरिंग हो रही है, तो उस स्थिति में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। आइए इसी चीज़ को लेते हुए अब हम इसके आकार की गणना करेंगे। मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल और जब स्कैटर्ड बैक हो रहा है, तो उस स्थिति में उसकी नाभिक से न्यूनतम दूरी का मान स्मॉल x है। तो इस स्मॉल x पोजीशन पर उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कूलाम इंट्रैक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2/R से, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 2 kZe²/R, क्योंकि
अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ई के बराबर होगा। और जेड ई हमारे पास में जो होगा वो जो गोल्ड का एटम है उसका आवेश है। तो इस केस में x की वैल्यू जो हमारे पास में आती है x इक्वल्स टू 4kZe² अपॉन mv²। अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में रदरफोर्ड ने अल्फा कण की जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ली थी वो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ली थी। और और गोल्ड पार्टिकल के लिए, गोल्ड के एटम के लिए आप लोग जानते हैं कि उसका परमाणु क्रमांक Z, एटॉमिक नंबर 79 होता है। तो Z की वैल्यू 79 और हाफ mv², इसकी वैल्यू हम 8 MeV यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आती है, 2.84 इंटू 10⁻⁴ मीटर, जो कि नाभिक के आकार को डिफाइन करती है। अब अल्फा प्रकीर्णन का यह प्रयोग चूंकि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के साथ में किया था, यानी भारी एटम के साथ में किया था, रदरफोर्ड और चैडविक ने अल्फा प्रकीर्णन के ये प्रयोग विभिन्न नाभिकों के लिए किए। हल्के नाभिक जैसे एल्युमिनियम पर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि x की इस फॉर्मूले से की गई जो कैलकुलेशन है और प्रायोगिक जो परिणाम जो थे वो उनमें थोड़ा सा अंतर था, असमानता पाई गई थी। वो इस बात को इंगित करता है, जो असमानता है वो इस बात को इंगित कर रही है कि इन दूरियों पर, यानी x इक्वल्स टू 2.84 इंटू 10⁻⁴ मीटर, इस दूरी पर कूलाम्ब का प्रतिकर्षण नियम प्रभावी नहीं होता है। यानी कि इस अल्प दूरी पर आप जो ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं इन पर कूलाम्ब का नियम प्रभावी नहीं होगा। इस दूरी से अधिक दूरी पर कूलाम्ब के नियम को आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात जो असमानता आई वो असमानता कूलाम्ब के प्रतिकर्षण के कार्य नहीं करने की वजह से, और साथ साथ अल्फा पार्टिकल और नाभिक के मध्य एक और आकर्षण का बल भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसके कारण ये असमानता प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम नाभिक की काल्पनिक त्रिज्या, जिसको हम RC से डिफाइन करते हैं, तो नाभिक की इस काल्पनिक त्रिज्या RC के अंदर कूलाम्ब के नियम को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा का मान कूलाम्ब प्रतिकर्षण से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के मान से कम प्राप्त होता है, जैसा कि इस कर्व के अंदर आपको दिखाया गया है। यहां आप देखिए, जब R की वैल्यू ग्रेटर देन RC हो तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस तरीके से चेंज हो रहा है। यानी R इक्वल्स टू RC पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और R की वैल्यू RC से कम होने पर ये ऑल ऑफ सडन कम होकर के कांस्टेंट हो जाती है। इससे अभिप्राय ये निकलता है कि R इज लेस देन RC पर एक अन्य बल, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, वो प्रभावी होता है। अगेन इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देखने पर पता लगता है कि R इज ग्रेटर देन RC के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन R इज लेस देन RC पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी हो जाती है, हमारी यहाँ नेगेटिव हो जाती है, यानी कि R इज लेस देन RC पर जो नाभिकीय बल है उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, आकर्षण की प्रकृति होनी चाहिए। R इक्वल्स टू RC पर जैसा कि आपने देखा कि R इक्वल्स टू RC पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस kZe² अपॉन RC। अब यदि हम ये मान लें कि नाभिक का आकार तो बहुत छोटा है और उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा है,
तो इसका मतलब नाभिक का घनत्व कैसा है, बहुत ज़्यादा घनत्व है। और इस घनत्व को यदि हम ये मान लें कि वो स्थिर है, पूरे नाभिक के अंदर कॉन्स्टेंटली है, तो ऐसी स्थिति में जो नाभिक की त्रिज्या का जो ऑब्जर्वेशन है मास नंबर के साथ में, वो ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो नाभिक की त्रिज्या रेडियस है वो उसके मास नंबर के क्यूबिक रूट के प्रोपोर्शनल होती है। ये एक रिलेशन डाटा से आ जाता है। या हम लिख सकते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए RC इक्वल्स टू R0 e⁻⁴ जहां पर R0 का जो मान है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 से 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। अब बात करते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है, नाभिक का घनत्व। जैसा कि आप जानते हैं घनत्व को हम लोग डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसी प्रकार नाभिक के लिए भी जो हम डेंसिटी की बात करेंगे वो नाभिक का द्रव्यमान अपॉन नाभिक का आयतन। नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा? नाभिक का द्रव्यमान वो होगा A इंटू एम एन, जहाँ A उसकी द्रव्यमान संख्या और एम एन न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि नाभिक के अंदर मेनली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही इफेक्टिव मास वाले पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और नाभिक का आयतन, नाभिक चूंकि एक गोलाकार है जिसकी रेडियस r के बराबर यदि हम अज्यूम कर लें तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें, r इक्वल्स टू R0 e⁻⁴, तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या आती है, a इंटू ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हमारे पास में प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब a से a कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो वैल्यू आती है 1.81 इंटू 10⁻17 kg पर क्यूबिक मीटर, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और हमें ऑब्जर्व होती है कि ये जो वैल्यू आती है ये कांस्टेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं कि जो नाभिक का घनत्व है इसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है तथा यह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में नाभिक का आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। नाभिक का जो आवेश है, जैसा कि आपको पता है और हम लोग बार बार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में ये ऑब्जर्व किया कि नाभिक के अंदर पूरे परमाणु का धनावेश केंद्रित होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि नाभिक का आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा। नाभिक के अंदर धनावेश प्रोटॉन्स के कारण है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसके साथ साथ नाभिक के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स का जो चार्ज है वो जीरो होने के कारण, यानी उदासीन होने के कारण नाभिक का जो कुल आवेश है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इस धनात्मक आवेश का वितरण किस प्रकार से नाभिक के अंदर होता है, उसके लिए रॉबर्ट हॉफस्टाडर तथा उनके साथियों के द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके आधार पर हम नाभिक के आवेश के वितरण को समझ सकते हैं। हॉफस्टाडर और उनके साथियों के द्वारा जो किए गए प्रयोग थे उनमें उन्होंने एक त्वरक से प्राप्त ज्ञात ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपकों की सहायता से प्रकीर्णन क्षेत्र में प्रवेश कराया, जहां पर वो सोने की जो गोल्ड की फॉइल है उस पर वो लंबवत आपतित होते हैं तथा सोने की पन्नी से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मापन विभिन्न प्रकीर्णन कोण पर स्पेक्ट्रोमीटर में किया गया।
यानी कि होफ्स्टाडर ने क्या किया कि एसिलेटर से, जो इलेक्ट्रॉन एसिलेटर था, उस इलेक्ट्रॉन एसिलेटर से इलेक्ट्रॉनों को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड फॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर आपतित करवाए गए और आपतन के पश्चात ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर जब ये आपतित हुए तो यहाँ से जब स्कैटर्ड हुए तो इन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर के साथ ऑब्जर्व किया कि किस एंगल पर कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड आउट हो रहा है, और इसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक में आवेश घनत्व का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस फॉर्मूले के अनुसार होता है। रो एट द डिस्टेंस एट आर, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो आवेश घनत्व है वो रो नॉट अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आर माइनस आर नॉट अपॉन 2, जहाँ रो नॉट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो नाभिक के केंद्र पर नाभिक के आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट करती है। आर नोट वह वैल्यू है जिस पर नाभिक का जो आवेश घनत्व है अपने अधिकतम मान रो जीरो का आधा होता है। यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है। नाभिक के केंद्र पर R = 0 पर अधिकतम आवेश घनत्व रो नॉट, जैसे जैसे ये वैल्यू R की इंक्रीज होती जाती है ये लगभग कांस्टेंट आगे चलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के पश्चात ये ऑल ऑफ सडन डिके होना चालू कर देगा, यानी नाभिक का आवेश घनत्व उसकी जो बाहरी सतह है वहाँ पर तेजी से कम होता चला जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं आर नॉट, ये स्मॉल आर है, आर नॉट, इस आर नॉट पर आवेश घनत्व का मान अधिकतम मान का 1/2 होता है, रो नॉट अपॉन 2। तो इस प्रकार से हम नाभिक के आवेश घनत्व को समझ सकते हैं। आज के लिए जो हमारा टॉपिक था वो केवल इन्हीं बातों पर करते हैं। अब कल के टॉपिक के लिए जो हमारे पास में विषय रहेगा वो रहेगा नाभिक का कोणीय संवेग और नाभिक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इन दो टॉपिक्स पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।